तो ये CNW मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने अपलोड किया था कल के दिन में और उसमें 50 क्वेश्चन थे। आज के इस वीडियो में हम अगले 50 क्वेश्चन को लेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सवाल नंबर 51, डूरिंग द एयर ब्रेक टेस्ट ऑफ द रेक विच होस पाइप शुड बी कनेक्ट फर्स्ट। यानी कि रेक के अगर एयर ब्रेक का परीक्षण किया जाता है तो उसमें सबसे पहले किस होस पाइप को जोड़ना चाहिए। देखिए, दो होस पाइप होते हैं दोनों एंड पे, एक होता है BP और एक होता है FP। तो BP को पहले जोड़ना चाहिए RTR से, रेक टेस्ट रिक मशीन से। क्या BP के होस पाइप को पहले जोड़ा जाएगा या फिर FP के होस पाइप को पहले जोड़ा जाएगा। यहाँ पहले जोड़े जाने का मतलब ये नहीं है, सिर्फ जोड़ना, कनेक्ट करने का मतलब नहीं है। मतलब है कि पहले प्रेशर किसको देके चार्ज किया जाएगा। तो पहले किसको जोड़ा जाएगा, तो सबसे पहले हम BP होस पाइप को जोड़ेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, BP होस पाइप को जोड़ेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, BP होस पाइप को जब आप जोड़ देंगे और RTR से, रेक टेस्ट रिग के द्वारा जब आप BP को चार्ज करेंगे तो यहाँ पे आपको NRB ख़राब है कि नहीं उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि अगर NRB ख़राब होगा तो FP में भी प्रेशर आएगा। जो आप अंतिम कोच में FP में गेज लगाए होंगे वहाँ भी प्रेशर आएगा, जबकि हमने FP के पाइप को जोड़ा नहीं था, FP में किसी तरह का प्रेशर नहीं दिया गया था, बावजूद इसके FP में प्रेशर दिखाएगा। इसका मतलब हमारा किसी न किसी कोच का NRB ख़राब है। तो BP को पहले जोड़ने से ये फ़ायदा होता है कि हमें अपने NRB का टेस्ट पता चल जाता है, NRB का टेस्ट हो जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 52, इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज़ यूज्ड इन BLC वैगन। BLC वैगन में जो पहले एम्प्टी लोड डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता था, अभी उसके जगह किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि लोड एम्प्टी बॉक्स की जगह किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है BLC वैगन के अंदर। तो BLC वैगन के अंदर LSD लोड सेंसिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लोड सेंसिंग डिवाइस। जो ये डिवाइस होता है, जो ये लोड सेंसिंग डिवाइस होता है, ये बॉलिस्टर और लोअर प्लैंक के बीच में लगा होता है। मान लीजिए कि ये हमारा बॉलिस्टर है तो ये, और ये हमारा लोअर प्लैंक है, तो बॉलिस्टर और लोअर प्लैंक के बीच में हमारा LSD लोड सेंसिंग डिवाइस लगा होता है। ये कुछ इस तरह से इसमें लीवर रहता है और ये हो जाता है हमारा LSD, ये हमारा LSD लगा हुआ है। और जो ये बीच का गैप है, यानी कि ये LSD और लोअर प्लैंक के बीच का जो गैप है, ये 16 ± 1 mm होता है खाली अवस्था में। जब खाली अवस्था में होता है तो 16.1 mm ये गैप बना रहता है। लोड के समय और एम्प्टी के समय जो इसमें प्रेशर जाता है, तो एम्प्टी के समय जो प्रेशर जाता है वो हमारा होता है 2.2 किलोग्राम। और लोड के टाइम जब अगर हमारा वैगन लोड है, जो हमारा BLC वैगन है ये लोड है, तो यहाँ प्रेशर जो जाएगा 3.8 kg जाता है। यानी कि लोड में ज़्यादा ब्रेक लगाना होता है और एम्प्टी में कम ब्रेक लगाना होता है। इस काम को करने के लिए पहले मैनुअल लोड एम्प्टी बॉक्स हुआ करता था, जिसको मैनुअली सेट करना पड़ता था। अगर वैगन लोड था तो लोड की तरफ करना पड़ता था, वैगन खाली होता था तो खाली की तरफ करना पड़ता था। तो उसमें मैनुअली करना पड़ता था। कई बार गलती हो सकती थी, लोड वैगन में एम्प्टी की तरफ हो जाता था जिसकी वजह से ब्रेक पावर पुअर हो जाता था। या फिर अगर वैगन खाली है और लोड की तरफ कर दिए तो ब्रेक ज़्यादा लगेगा और फिर स्किडेड हो जाएगा गाड़ी। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। तो अभी ये ऑटोमेटिक है, लोड सेंसिंग डिवाइस। ये अपने आप यहाँ पे लोड को सेंस करता है और अपने आप यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाता और घटाता है। ब्रेक सिलेंडर के बीच में ब्रेक सिलेंडर और DB के बीच में ये डिवाइस लगा होता है, LSD लोड सेंसिंग डिवाइस। ये डिसाइड करता है कि DB से आने वाले एयर प्रेशर को कितना ब्रेक सिलेंडर में भेजना है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 53, द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार इज। एंटी रोल बार का मुख्य काम क्या है। एंटी रोल बार का काम क्या है, कोच के रोलिंग कार्रवाई यानी मोशन को रोकना या देना, अलाउ करना, कोच के रोलिंग एक्शन को रोकना, या फिर बॉगी के लिए बल प्रदान करने के लिए, यानी टू प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी टू नेगोशिएट द ट्रैक कर्व, यानी ट्रैक कर्व पे नेगोशिएशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कोच के यहाँ पे टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच, यानी जो रोलिंग एक्शन होता है उसको रोकने के लिए कोच के अंदर इसको लगाया जाता है। और जो ये एंटी रोल बार होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये LHB का पार्ट होता है एंटी रोल बार। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 54, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन LHB कोच। LHB कोच में जिस ब्रेक सिस्टम का यूज़ किया गया उसका सिद्धांत क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका प्रकार क्या है। तो चार ऑप्शन है, सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, या फिर ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, या फिर ट्विन पाइप विद डिस्क
ब्रेक, एयर ब्रेक सिस्टम या फिर वैक्यूम ब्रेक टाइप। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दूसरे ऑप्शन को देख के कि ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, तो खाली ये ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम नहीं होगा, बल्कि ये होगा ट्विन पाइप विद डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम। यानी ट्विन पाइप तो ही है, लेकिन इसमें डिस्क ब्रेक भी लगा हुआ है, तो डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 55, ब्रेक एक्सीलेटर स्टॉप्स वेंटिंग व्हेन बीपी प्रेशर रीच टू। बीपी का दबाव कहाँ तक पहुँचता है तो जो ब्रेक एक्सीलेटर है वो वेंटिंग करना बंद कर देता है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2.5 से 1.5 किलोग्राम जब प्रेशर होता है तो यहाँ पे वेंट करना बंद कर देता है। कौन? यहाँ पे हमारा जो एक्सीलेटर है, ब्रेक एक्सीलेटर। एक कोच में एक ब्रेक एक्सीलेटर होता है, यानी कि हर कोच में एक एक ब्रेक एक्सीलेटर लगा रहता है। तो कई बार सवाल ये आता है कि ब्रेक एक्सीलेटर की संख्या कितनी होती है एक कोच में, तो एक कोच में ब्रेक एक्सीलेटर की संख्या एक होती है। और ये वेंट करना कब बंद कर देता है? जब बीपी का प्रेशर 1.5 से 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। इसके बीच में आता है, इस रेंज के बीच में आता है, तो यहाँ पे ब्रेक एक्सीलेटर वेंटिंग करना बंद कर देता है, यानी प्रेशर निकालना बंद कर देता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 56, ए स्टार्ट्स बिजनेस ए, यानी कि एक पर्सन है जो जिसका नाम यहाँ पे ए रखा गया है। ए स्टार्ट्स बिजनेस विद ₹3,500 एंड आफ्टर 5 मंथ, ए ने बिजनेस शुरू किया 3,500 रुपये में, और आफ्टर 5 मंथ 5 महीने बाद बी ज्वाइन विद ए एज हिज पार्टनर। एक बी नाम का व्यक्ति ज्वाइन करता है ए के साथ उसके पार्टनर के तौर पे। आफ्टर ए ईयर, एक साल बाद, द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2/3। एक साल के बाद जो प्रॉफिट है वो डिवाइड के बांटा जाता है दोनों में 2 और 3 के रेशियो में। व्हाट इज़ बी कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि इसमें जो बी नाम का शख्स है उसका कितना योगदान है कैपिटल में, यानी जो बिजनेस के लिए पैसा लगाया गया था उस पैसे में, जैसे 3,500 ए ने लगाया था तो बी ने कितना पैसा लगाया था, ये पूछा गया है एक साल के बाद। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मान लेते हैं जो हमारा ए है वो यहाँ बताया गया है, ए जो है 3,500 लगाता है। कितने महीने? 12 महीने बिजनेस के लिए। इसके बाद बी आता है 5 महीने बाद। एक साल का यहाँ पे पूरा हिसाब किताब है, तो 5 महीने के बाद बी यहाँ बिजनेस ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे ये हमारा बी हो गया। हमें नहीं पता कितने पैसे लगाए तो हमने बी लिख दिया। और यहाँ पे जो ये पैसे लगाता है 5 महीने बाद, यानी कि 7 महीने तक, बी 7 महीने तक पैसे लगाता है, जबकि ए 12 महीने तक पैसे लगाता है। और जो इनका रेशियो है, जो यहाँ पे इनका प्रॉफिट हुआ है, वो रेशियो 2/3 का है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 9,000, 9,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा, 9,000 RS। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 57, ड्यूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन रिलीज टाइम ऑफ मेल एक्सप्रेस कोच इज़। जो हमारा फुल सर्विस एप्लीकेशन होता है, तो फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान जो हमारा मेल एक्सप्रेस कोच है, यहाँ पे पूर्ण सेवा एप्लीकेशन के बाद रिलीज के दौरान मेल एक्सप्रेस कोच का रिलीज समय कितना है। यहाँ पे फुल एप्लीकेशन के दौरान रिलीज का समय पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो फुल एप्लीकेशन में जब हमारा फुल सर्विस एप्लीकेशन होता है तो इसमें जो प्रेशर होता है वो लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप किया जाता है फुल ब्रेक सर्विस एप्लीकेशन के दौरान। ठीक है, और इससे जो ब्रेक है वो 3 से 5 सेकंड में लग जाता है। जो ब्रेक है हमारा वो लग जाता है 3 से 5 सेकंड के बीच में हमारा ब्रेक लग जाता है। यानी कि फुल सर्विस जो हमारा फुल सर्विस एप्लीकेशन होता है, ब्रेक एप्लीकेशन होता है, अगर उसमें लगने वाला समय पूछा जाए तो 3 से 5 सेकंड का समय होता है। 3 से 5 सेकंड के समय में ब्रेक अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे रिलीज़ करने का टाइम पूछा गया है कि ब्रेक रिलीज़ कब होता है। फुल सर्विस एप्लीकेशन के बाद जो हमारा ब्रेक है वो कितने देर में रिलीज़ होता है। तो जो ब्रेक का रिलीजिंग टाइम होता है वो होता है 15 से 20 सेकेंड। 15 से 20 सेकंड में हमारा ब्रेक रिलीज़ हो जाता है। ब्रेक लगता है कितने? 3 से 5 सेकंड में, और रिलीज़ कितना हो जाता है? 15 से 20 सेकंड में। और ये मेल एक्सप्रेस कोच यानी कि हमारे कोचिंग गाड़ियों के लिए ये चीज़ है, गुड्स के लिए नहीं है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 58, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स ऑफ द स्प्रिंग कैन बी सीन ऑन। जो हमारा स्प्रिंग होता है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स होता है वो कहाँ होता है, हम उसे कहाँ देख सकते हैं,
कॉपर बैंड पे, एआई बैंड पे, ऑन द बॉटम कॉइल्स ऑफ द स्प्रिंग या फिर मिडिल ऑफ द स्प्रिंग। तो जो ये हमारा जो डिटेल होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल जो होता है वो होता है ऑन द बॉटम कॉइल ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का जो निचली कॉइल होती है वहाँ पे चपटा भाग होता है, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डिटेल होता है उस स्प्रिंग का। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑन द बॉटम कॉइल ऑफ द स्प्रिंग। चलिए सवाल नंबर 59, स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक इज, यानी कि जो हमारा बफर प्रोजेक्शन है उसका स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है कहाँ से, हेड स्टॉक से। तो जो मैक्सिमम या जिसे हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं वो जो हमारा बफर प्रोजेक्शन होता है वो होता है 635 mm। 635 इसको आप मैक्सिमम भी कह सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। और जो हमारा मिनिमम बफर प्रोजेक्शन होता है, यहाँ पे दो सवाल निकल के आते हैं। यहाँ पे तो आपसे पूछा गया स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन या फिर मैक्सिमम बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक, तो 635 हो गया। अगर मिनिमम पूछा जाए, सवाल ये भी आता है कि मिनिमम बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक ये कितना होता है, तो ये होता है 584 mm, 584 mm हो जाता है मिनिमम। तो यहाँ पे 635 आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 635 mm। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 60, द CBC फिटेड ऑन LHB कोच हैज़, LHB कोच पे जो CBC लगे रहते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है किस लिए लगे होते हैं, ओनली पुलिंग एक्शन, सिर्फ खींचने के लिए, ओनली बफिंग एक्शन, सिर्फ बफिंग के लिए, बोथ पुल एंड बफिंग एक्शन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही काम करता है, जो LHB में CBC लगा होता है वो दोनों काम करता है, वो गाड़ी को खींचता भी है और बफिंग का भी काम करता है, यानी पुल और बफिंग दोनों ही एक्शन के दौरान ये काम करता है, दोनों ही एक्शन में ये काम करता है CBC LHB कोच के अंदर। चलिए ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 61, जब फीबा लगे कोच में एयर बेलो फट जाए तो क्या होगा। फीबा जो लगा हुआ है अगर उसका एयर बेलो फट जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फीबा से जुड़ा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब फीबा लगे कोच में एयर बेलो फट जाए तो क्या होगा, ब्रेक लग जाएगा, फीबा लाल सूचक दिखाएगा यानी फीबा इंडिकेटर विल शो रेड हो जाएगा, एफपी प्रेशर विल ड्रॉप, एफपी प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, उपरोक्त सभी या फिर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फीबा कैसे काम करता है। तो एक रफ ड्राइंग मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारा बेलो हो गया, ठीक है, ये दो बेलो हो गया, हम एक बॉगी की बात करेंगे यानी कि एक ट्रॉली की बात करेंगे। तो ये हमारा एयर बेलो हो गया। अब एयर बेलो जो है ये फीबा के साथ जुड़ा रहता है, ये हमारा हो गया फीबा, ये फीबा हो गया, ये एयर बेलो हो गया। अब ये दोनों एयर बेलो हमारे इस फीबा के साथ जुड़े होते हैं। इसके बाद जो ये हमारा फीबा है ये हमारा बीपी प्रेशर के साथ जुड़ा होता है, जो हमारा बीपी पाइपलाइन होता है, ये हमारा बीपी पाइपलाइन होता है, इसके साथ जुड़ा होता है। इसके बीच में आइसोलेटिंग कॉक भी होता है, एक आईसी, जिससे हम इसको पूरे आइसोलेट कर सकते हैं। और यहाँ फीबा से एक और पाइप निकलता है जिसमें दोनों यहाँ पे इंडिकेटर जुड़े होते हैं, एक इंडिकेटर यहाँ रहता है और एक इंडिकेटर यहाँ रहता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा बेलो है, बेलो में हमारे एफपी की सप्लाई होती है, फीड पाइप से हमारा बेलो भरता है। इन दोनों के बीच में एक और कनेक्शन होता है, दोनों बेलो के बीच में, जहाँ पे यहाँ पे एक डुप्लेक्स वाल या फिर चेक वाल कहते हैं वो लगा होता है, डीपी डुप्लेक्स वाल यहाँ पे लगा होता है। अब अगर हमारा बेलो फटता है, मान लीजिए ये बेलो फट गया है, यहाँ से प्रेशर लीकेज हो गया, तो ये इसको सेंस करेगा फीबा, यहाँ से फीबा पे जाएगा, फीबा सेंस करेगा। जब फीबा सेंस करेगा तो यहाँ पे इसका वेंट होल है, इस वेंट होल से फीबा प्रेशर को ड्रॉप कराएगा, तो बीपी का प्रेशर ड्रॉप होने लगेगा। जब बीपी का प्रेशर ड्रॉप होगा तो पूरे गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा और जो ये इंडिकेटर है ये रेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे एफपी भी ड्रॉप होगा, क्योंकि फीबा में जो यहाँ पे एयर बेलो है उसके अंदर एफपी जाता है, तो एफपी भी यहाँ पे ड्रॉप होगा, यहाँ पे बीपी भी ड्रॉप होगा, और यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे लाल हो जाएगा और यहाँ पे ब्रेक भी अप्लाई हो जाएगा। तो ब्रेक अप्लाई होने का मतलब है ब्रेक प्रेशर यानी बीपी का ड्रॉप होना, तो ब्रेक भी यहाँ पे लाल हो जाएगा। तो ये अगर यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ब्रेक विल बी अप्लाइड, ब्रेक लग जाएगा, फीबा इंडिकेटर विल शो रेड, फीबा इंडिकेटर लाल दिखेगा, और एफपी प्रेशर विल ड्रॉप, एफपी का प्रेशर भी ड्रॉप होगा, क्योंकि एयर बेलो में एफपी का प्रेशर ही रहता है, और जब बेलो फट गया तो एफपी का प्रेशर वहाँ से डाउन होगा और फीबा बीपी के प्रेशर को डाउन कराएगा, तो ब्रेक लग जाएगा, इंडिकेटर लाल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 62, मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द ब्रेक एक्सीलेटर, ब्रेक एक्सीलेटर को एक्टिवेट करने के लिए मिनिमम जो न्यूनतम जो एयर प्रेशर होती है उसकी आवश्यकता कितनी होती है, मिनिमम एयर प्रेशर दबाव की आवश्यकता कितनी होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 to 3.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 3 सेकेंड।
ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 63, कैपेसिटी ऑफ एआर एक्सिलरी रिजर्वायर फॉर कोचिंग स्टॉक इज। जो हमारा कोचिंग स्टॉक है उसके एआर की कैपेसिटी पूछी जा रही है कि कैपेसिटी कितनी होती है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि एलएचबी और आईसीएफ, लेकिन दोनों की कैपेसिटी बराबर होती है, चाहे एलएचबी के लिए पूछा जाए चाहे आईसीएफ के लिए पूछा जाए, चाहे सिंपल सा कोचिंग स्टॉक लिख दिया जाए कि कोचिंग स्टॉक के लिए। तो इसका होता है 200 लीटर, 200 लीटर। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आईसीएफ की बात की जाए तो आईसीएफ में एक ही होता है 200 लीटर का टैंक, और अगर एलएचबी की बात की जाए तो एलएचबी में दो होते हैं, दो मिला के 200 होते हैं। एक 75 लीटर का होता है, एक 125 लीटर का होता है। दो टैंक मिला के यहाँ पे एलएचबी के अंदर एआर होते हैं। तो दोनों में 200 लीटर यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए 200 लीटर। चलिए सवाल नंबर 64, डैशपॉट गाइड में, यानी डैश ऑयल इज़ यूज्ड इन डैशपॉट गाइड। जो डैशपॉट गाइड होता है उसमें कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाता है, और ये डैशपॉट गाइड किस में होता है, ये सिर्फ आईसीएफ में होता है, आईसीएफ के अंदर होता है डैशपॉट, एलएचबी में नहीं होता है। तो जो हमारा डैशपॉट होता है उसके अंदर जो ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है वो सर्वोलाइन 68 होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सर्वोलाइन 68। और अगर इस लेवल की बात की जाए, डैशबोर्ड के अंदर जो ऑयल होता है उस ऑयल का लेवल कितना होता है, तो वो होता है 40 mm, 40 mm लेवल तक ऑयल होता है। और इसको कैसे नापते हैं, इसको डिप स्टिक गेज से नापते हैं, यानी कि डिप स्टिक गेज की सहायता से आप डैशबोर्ड के ऑयल को नाप के देख सकते हैं कि 40 mm है या उससे कम है। अगर कम है तो उसमें फिर टॉप अप किया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 65, क्लियर मेंटेनेंस टाइम ऑफ प्राइमरी मेंटेनेंस ट्रेन। गाड़ियों के प्राइमरी मेंटेनेंस टाइम का क्लियर रख रखाव समय कितना होता है, तो ये 6 घंटा होता है। बहुत सिंपल सा यहाँ पे इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 आवर। सवाल नंबर 66, कैस्नप बॉगी के लिए जो हमारा इलेक्ट्रोमैटिक पैड होता है उसके कंडम करने का साइज़ क्या होता है, कितने में हम उसको कंडम कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका जो न्यू साइज़ होता है वो कितना होता है। तो जो हमारा ईएम पैड होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईएम पैड कहते हैं, तो ईएम पैड का जो न्यू साइज़ होता है वो होता है 46 mm। 46 mm हमारा न्यू होता है, न्यू में 46 mm होता है। और जो हमारा कंडम साइज़ है वो होता है 42 mm। 42 mm में इसको हटा दिया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 42 mm। इसके अलावा भी इसको निकालने का, बदलने के और भी बहुत से रीज़न होते हैं, जैसे ख़राब हो गया, टूट गया, क्रैक्स आ गए, घिस गया, उसके वजह से भी यहाँ पे हम ईएम पैड को चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका जो कंडमिंग साइज़ है वो पूछा गया था, तो 42 इसका राइट आंसर होगा। और अगर न्यू के लिए पूछा जाए कभी कि कैस्नप बॉगी के लिए जो ईएम पैड का इस्तेमाल किया जाता है और न्यू में उसका साइज़ क्या होता है, तो उसका साइज़ 46 mm होता है। चलिए सवाल नंबर 67, एलएचबी पहिए का नया व्हील व्यास क्या होता है। जो एलएचबी पहिया है उसका नया व्हील व्यास क्या होता है, तो 915 mm होता है नया में। शॉप इशू साइज़ की बात की जाए तो 862 होता है शॉप इशू साइज़। और अगर कंडमिंग की बात की जाए तो 845 यहाँ पे कंडमिंग और 855 भी होता है। तो ये दोनों अलग अलग जगह में आपको अलग अलग मिलेंगे। तो यहाँ पे नया डायमीटर पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 915 mm। चलिए सवाल नंबर 68, एलएसडी इन वैगन्स मीन्स, वैगन में जो एलएसडी लगा होता है उसका मतलब क्या होता है, तो एलएसडी का मतलब होता है लोड सेंसिंग डिवाइस। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोड सेंसिंग डिवाइस। अब जो एलएसडी है ये वीएलसी वैगन में यूज़ किया जाता है। एलएसडी से पहले मैनुअल एम्प्टी लोड डिवाइस का उपयोग किया जाता था, यानी कि मैनुअली अगर हमारा वैगन लोड था तो मैनुअली हमें हैंडल को लोड की तरफ करना पड़ता था, और अगर वैगन खाली होता था तो मैनुअली हमें हैंडल को खाली की तरफ करना पड़ता था, ताकि खाली वैगन में ब्रेक कम लगे और लोड वैगन में ब्रेक ज़्यादा लगे। तो उसके लिए पहले लोड एम्प्टी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि पूरी तरह से मैनुअल था उसको ऑपरेट करने के लिए। लेकिन बाद में अभी यहाँ पे बहुत सारे सुधार करके हम एलएसडी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है लोड सेंसिंग डिवाइस। और इसमें मैनुअली आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, ड्राइवर गार्ड को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, या फिर सीएनडब्ल्यू स्टाफ को इसमें इंगेज नहीं होना पड़ता है। ये खुद ही लोड को सेंस करता है और डिसाइड करता है कि ब्रेक ज़्यादा लगाना है या फिर ब्रेक कम लगाना है। तो जो हमारा एलएसडी होता है, एक बोगी में यानी कि एक ट्रॉली में इसकी संख्या 1 होती है, और अगर एक वैगन की बात की जाए तो एक वैगन में इनकी संख्या 2 होती है। और ये कहाँ लगे होते हैं, ये अपर प्लैंक और लोअर प्लैंक के बीच में ये एलएसडी लगा होता है। और यहाँ पे जो प्रेशर, ये जो एलएसडी है ये ब्रेक सिलेंडर
और डीबी के बीच में लगा होता है और ये डिसाइड करता है कि डीबी से आने वाले प्रेशर को कितना आगे भेजना है, यानी ब्रेक सिलेंडर में भेजना है। तो अगर हमारा वैगन एम्प्टी है तो एम्प्टी में ये मैक्सिमम 2.2 किलोग्राम यहाँ पे भेजता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर लोड है, वैगन लोड है, तो वहाँ पे 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर आगे देता है। तो एलएसडी कहाँ लगा होता है? वीएलसी वैगन में यूज़ किया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है लोड सेंसिंग डिवाइस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 70। लेंथ ऑफ एयर ब्रेक होजेस। एयर ब्रेक जो होज पाइप होते हैं उनकी लंबाई पूछी जा रही है कि उनकी लंबाई कितनी होती है, एयर ब्रेक होज पाइप की लंबाई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 839 mm। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 839 mm। सवाल नंबर 71। हाउ मच शेलिंग ऑन ए व्हील कैन बी अलाउड। व्हील पे कितनी शेलिंग अलाउड होती है? सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि व्हील शेलिंग होता क्या है, कैसे होता है। तो जो व्हील शेलिंग है ये ब्रेक बाइंडिंग की वजह से होता है। ब्रेक बाइंडिंग की वजह से व्हील शेलिंग होता है, यानी कि जो हमारा व्हील होता है उस पे से जो मेटल के कुछ पार्ट्स निकल जाते हैं और उसकी वजह से गड्ढा बन जाता है, तो यहाँ पे उसको व्हील शेलिंग करते हैं। और ये मैक्सिमम 40 mm इसका लेंथ में, अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 40 mm 40 mm मैक्सिमम 40 mm लेंथ में अलाउ है। और अगर डेप्थ की बात की जाए, गहराई, तो 1.5 mm। इससे बड़ा अगर गड्ढा है तो हम व्हील को अलाउ नहीं करेंगे। मैक्सिमम 1.5 तक व्हील को अलाउ किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो पहला 50 है, फिर 30 है, फिर 20 है, और डी में है नो शेलिंग अलाउ। यहाँ पे पूछा गया मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 40 mm होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी देखें तो हम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 40 से नीचे अलाउ है। तो यहाँ पे 40 से नीचे लास्ट 30 है, यानी कि ये 30 राइट आंसर होगा, ये 30 अलाउ होगा। चलिए सवाल नंबर 72। कंडमिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड इज। ब्रेक पैड की कंडमिंग लिमिट क्या होती है? तो 7 mm होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 mm। सवाल नंबर 73। साइज ऑफ चोक प्रोवाइडेड इन इमरजेंसी ब्रेक वाल्व। जो इमरजेंसी ब्रेक वाल्व होता है उसमें जो चोक होता है उसका यहाँ पे साइज़ पूछा गया है कि उसका साइज़ क्या होता है। तो देखिए, इमरजेंसी ब्रेक वाल्व के अंदर कोई चोक नहीं होता है, इसलिए कोई साइज़ भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, नो चोक, कोई चोक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 74। मेन फंक्शन ऑफ स्पीड सेंसर इन WSPD सिस्टम। जो WSPD सिस्टम होता है उसके अंदर जो स्पीड सेंसर होता है उसका मेन काम क्या होता है? व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस, WSPD व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस, जो कि LHB के अंदर यूज़ किया जाता है। इसमें स्पीड सेंसर होता है, इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसमें डंप वाल होता है, इसमें फोनिक व्हील होता है, ये सारे इसके पार्ट हैं। तो इसमें जो स्पीड सेंसर है उसका काम क्या है? तो स्पीड सेंसर का काम होता है टू सेंस स्पीड ऑफ एक्सल। नाम से ही पता है, यानी कि एक्सल या फिर व्हील के स्पीड को पता करना। तो एक एक्सल पे 2 व्हील डिस्क होते हैं, यानी कि अगर एक एक्सल की स्पीड को हम पता कर ले तो दोनों व्हील डिस्क की स्पीड पता चल जाएगी। तो ये एक्सल पे लगा होता है, इसलिए इसका काम है टू सेंस स्पीड ऑफ एक्सल। ये क्या करता है स्पीड सेंसर? देखिए यहाँ पे हमारा एक्सल है, ये एक्सल है। एक बोगी की अगर बात करें तो एक बोगी में ये हमारा 2 एक्सल है, और दोनों पे यहाँ पे स्पीड सेंसर लगा होता है। दोनों स्पीड सेंसर माइक्रो प्रोसेसर के साथ जुड़े होते हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर के साथ जुड़े होते हैं। और यहाँ पे डंप वाल होता है, डंप वाल भी यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के साथ जुड़ा होता है, और फिर यहाँ पे ये ब्रेक सिलेंडर के साथ जुड़ा होता है। अब ये क्या होता है, स्पीड सेंसर स्पीड को रिकॉर्ड करके माइक्रो प्रोसेसर तक भेजता है। यहाँ से रिकॉर्ड करके यहाँ पे जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है इस तक भेजता है। माइक्रो प्रोसेसर उस डाटा को एनालाइज करता है, फिर उसके हिसाब से ये डंप वाल को मैसेज देता है कि कितना प्रेशर यहाँ पे तुमको ब्रेक सिलेंडर तक भेजना है। जो डंप वाल है ये इस डीबी और ब्रेक सिलेंडर के बीच में लगा होता है। तो डीबी से जो प्रेशर आता है डंप वाल उसको रेगुलेट करता है और अपने हिसाब से फिर वो ब्रेक सिलेंडर तक भेजता है। तो इस तरह से ब्रेक लगता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है, स्पीड सेंसर का काम जो है वो एक्सल की स्पीड को मेज़र करना है। अच्छा, स्पीड सेंसर जो है स्पीड को मेज़र कैसे करता है? तो यहाँ पे फोनिक व्हील लगा होता है जिसमें 80 दांते बने होते हैं, 80 दांते बने होते हैं। इन्हीं के सामने यहाँ पे स्पीड सेंसर लगता है, और इसके बीच का जो गैप है, स्पीड सेंसर और जो ये दांते हैं इसका जो बीच का गैप है
वो 0.9 से 1.4 mm के बीच में होता है। इसके बीच में अगर ये कम है तो इसको सिम डाल के बढ़ाया जाता है, और अगर ये गैप ज़्यादा है तो सिम निकाल के इस गैप को कम किया जाता है। फीलिंग गेज के द्वारा हमेशा इसको चेक किया जाता है, स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच की गैप की दूरी, क्योंकि अगर हम इस बीच के गैप की दूरी को मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा स्पीड का जो आंकड़ा है वो सही नहीं मिलेगा। और माइक्रो प्रोसेसर को जब आंकड़ा सही नहीं मिलेगा तो माइक्रो प्रोसेसर डंप वाल्व को सही निर्देश नहीं दे पाएगा, और जब डंप वाल्व को सही निर्देश नहीं मिलेगा तो डंप वाल्व सही तरह से ब्रेक नहीं लगा पाएगा, जिसके वजह से ये पूरा WSPD सिस्टम फेल हो जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच का जो गैप है, स्टैंडर्ड गैप, उसको मेंटेन किया जाए ताकि हमारा जो WSPD सिस्टम है वो सही से काम कर सके। तो यहाँ पे बस ये पूछा गया था कि जो हमारा स्पीड सेंसर है उसका काम क्या है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू सेंस स्पीड ऑफ एक्सल, एक्सल की स्पीड को सेंस करना। चलिए समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 75, व्हाट इज 35% ऑफ 800? 800 का 35% क्या होगा? 800 का 35% क्या होगा? ये हमारा 800 हो गया गुणे 35 बटे 100। यहाँ पे अगर हम इसको देखें, यहाँ पे 800 का 35%, तो ये ज़ीरो कट गया और ये हो गया 280, 280। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 800 का 35% 280। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 76, वेट ऑफ बॉगीज, बॉगी का वजन, बॉगी का वजन पूछा जाता है कि बॉगी का वजन कितना होता है। अब देखिए यहाँ पे बॉगी पूछा गया, ये नहीं बताया गया कि ICF का कितना होता है, ये नहीं बताया गया कि फीएट बॉगी कितना होता है। अगर हम इसको LHB के बिहाफ से देखें तो LHB का जो बॉगी है वो 6300 किलो का होता है, 6300 kg का होता है। ICF का तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, टन में देखें तो 6.3 टन होता है। ICF का मुझे याद नहीं आ रहा, लगभग 6000 किलो होता है, उसका शायद 6 टन के आसपास होता है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बस ठीक है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो इसको अभी हम LHB के बिहाफ पे अगर मैं देखूँ तो LHB के बिहाफ पे 6.3 टन होना चाहिए, और इसमें तो 6.3 टन कोई सा भी नहीं है। ये है, ये 6 टन है और ये फिर 6.9 टन है, तो मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है। आप लोग को बताइएगा, अगर आपको पता हो कि इसमें से आंसर कौन सा होगा तो बताइएगा। और ICF का जो बॉगी का वजन है वो भी कमेंट करके बताइएगा कि उसका कितना है। अभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि उसका वेट कितना होता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 77, डूरिंग लीकेज टेस्ट ऑफ द LHB रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन FP इन 3 मिनट। LHB रेक का जब लीकेज परीक्षण किया जाता है तो परीक्षण के दौरान 3 मिनट में FP में अधिकतम कितना प्रेशर ड्रॉप हो इसकी अनुमति है। कितना प्रेशर ड्रॉप होने की अनुमति है अधिकतम 3 मिनट में FP के अंदर, तो ये है 0.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर 3 मिनट के दौरान FP में प्रेशर गिरता है तो इसकी अनुमति है, ये ड्यूरिंग लीकेज टेस्ट के दौरान। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 0.6 किलोग्राम। अगला सवाल, सवाल नंबर 78, हाउ मैनी डिस्क ऑन वन व्हील? एक व्हील पे कितने डिस्क होते हैं? तो एक, हाउ मैनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील। अब देखिए यहाँ भी ये कन्फ्यूज़न सवाल है। हाउ, यहाँ पे लिखा है कि एक पहिए पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं, तो एक पहिए पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं। तो देखिए अब दो, पहले अगर हम LHB के बिहाफ की बात करें तो LHB के बिहाफ पे एक पहिए पे यानी कि एक एक्सल पे यहाँ पे 2 ब्रेक डिस्क हो जाएंगे। ठीक है, ये अगर हम देखिए, ये देखिए ये बहुत कन्फ्यूज़न वाली सवाल है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को समझ में आया तो बताइएगा। ये हमारा LHB का एक व्हील हो गया, तो इसमें 2 हमारे ये ब्रेक डिस्क हो गए। ठीक है, 2 ब्रेक डिस्क हो गए, लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है एक पहिए पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं। अब ये पहिए वाला भी ऑप्शन आ गया क्योंकि वंदे भारत में पहिए पे होता है। ये वंदे भारत का अगर हम एक्सल ले लें तो एक पहिया ये हो गया, एक पहिया ये हो गया, तो पहिए पे भी ब्रेक डिस्क होता है। तो एक पहिए पे कितने ब्रेक डिस्क होते हैं, ये कन्फ्यूज़न है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें तो लगता है कि ऑप्शन बी के साथ जाना चाहिए 2, क्योंकि अगर हम वंदे भारत में भी देखें तो जो एक पहिया होता है उसके दोनों तरफ एक एक ब्रेक पैड होते हैं, एक आउटर साइड से होता है, एक इनर साइड से होता है, दोनों तरफ से एक एक यहाँ पे ब्रेक डिस्क लगे होते हैं। तो चाहे LHB से जाएं या वंदे भारत से जाएं, ऑप्शन 2 ही मुझे राइट आंसर लग रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 79, हाउ मेनी अंडरस्लंग वाटर टैंक आर प्रोवाइडेड ऑन WLRRM कोचेज? जो WLRRM कोचेज होते हैं उनके अंडरस्लंग में कितने पानी के टैंक दिए गए होते हैं, वाटर टैंक अंडरस्लंग में? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सिर्फ एक वाटर टैंक दिया रहता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
चलिए सवाल नंबर 80, सिंगल पाइप सिस्टम इज़ यूज्ड इन ब्रेक सिस्टम व्हेन। जो सिंगल पाइप से ब्रेक सिस्टम होता है इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? एपी पाइप फट जाता है तब किया जाता है, बीपी पाइप फट जाता है तब किया जाता है, होस पाइप ब्रोकन हो जाता है तब किया जाता है, आइदर ए और बी, या फिर ए या बी इनमें से कोई भी हो जाए। तो जो हमारी ट्विन पाइप गाड़ी है उसको सिंगल पाइप में तब चलाया जाता है जब एपी पाइप ब्रोकन हो जाए या फिर बीपी का पाइप ब्रोकन हो जाए। दोनों में से कोई भी पाइप ब्रोकन हो जाए तो हम गाड़ी को यहाँ पे सिंगल पाइप में चलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और है, जो हमारी आईसीएफ ट्रेन है, अगर आईसीएफ ट्रेन है तो उसमें जो है उसमें यहाँ पे हम गाड़ी को सिंगल पाइप कर लेते हैं। लेकिन जब हमारा एलएचबी कोच की बात आती है तो एलएचबी कोच में हम सिंगल पाइप नहीं करते हैं, दो वजह से। एक तो सीडीटीएस पहले लगा होता था, सीडीटीएस एपी से वो एक्टिवेट होता था, तो हम अगर सिंगल पाइप कर देंगे तो सारे जो सीडीटीएस है चौक हो जाएंगे, तो हम उसको सिंगल पाइप नहीं करते थे। और आज के टाइम में देखें जहाँ सीडीटीएस नहीं है, बायो टैंक लग गया है, लेकिन जो हमारा बेलो है और जो हमारा फीबा है और जो हमारा ये फीबा है, बेलो है और WSP है, ये 3-4 चीज़ एपी से चलते हैं। तो अगर हम पूरे गाड़ी को सिंगल पाइप कर दें तो हमारी गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो हम एलएचबी को सिंगल पाइप नहीं करते हैं, बल्कि एलएचबी में एक फ्लेक्सिबल पाइप रखते हैं। और क्या होता है, जैसे कि ये एक कोच है और यहाँ पे ये एफपी है और ये बीपी है, ये एफपी पाइप हो गया और ये बीपी पाइप हो गया, और इसका मान लीजिए बीपी पाइप ब्रोकन हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम इस कोच को बाईपास नहीं करते हैं, बल्कि हर रेक में जो गार्ड वैन होता है वहाँ पे एक 26 मीटर का फ्लेक्सिबल पाइप लगा होता है, रखा होता है, बीपी का भी और एफपी का भी। हम उस पाइप को ले आते हैं और यहाँ से कोच में हम उस फ्लेक्सिबल पाइप को बिछा देते हैं यहाँ तक। यानी कि बस एक कोच को हम बाईपास करते हैं और इसके आगे पीछे के जितने भी कोच होते हैं वो सारे ट्विन पाइप में चलते हैं। बस एक कोच का जो होता है उसका ब्रेकिंग सिस्टम बंद हो जाता है और वो काम नहीं करता है। तो यहाँ पे बस ये पूछा गया है कि कब यहाँ पे बाईपास किया जाता है सिंगल सिस्टम में, सिंगल पाइप सिस्टम में कब गाड़ी को चलाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि एफपी पाइप ब्रोकन हो जाए या फिर बीपी पाइप ब्रोकन हो जाए, दोनों ही कंडीशन में जो ट्रेन है ट्विन पाइप का उसको सिंगल पाइप सिस्टम में चलाया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 81, व्हाट टाइप ऑफ एक्सेल गाइडेंस अरेंजमेंट यूज्ड इन आईसीएफ आरसीएफ बोगी। आईसीएफ आरसीएफ बोगी में किस प्रकार की एक्सेल गाइड व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो होता है टेलीस्कोपिक एक्सेल गाइड विद ऑयल डैम्पिंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेलीस्कोपिक एक्सेल गाइड विद ऑयल डैम्पिंग, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 82, मिनिमम आईसीएफ सॉलिड व्हील का न्यूनतम शॉप इशू कितना होता है। मिनिमम शॉप इशू साइज ऑफ आईसीएफ सॉलिड व्हील इज। तो यहाँ पे आईसीएफ सॉलिड व्हील की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो आईसीएफ का न्यू व्हील होता है वो हो जाता है 915 mm, 915 mm, और जो कंडेमिंग साइज़ है वो हो जाता है 825 mm, और जो शॉप इशू साइज़ है वो 837 mm हो जाता है। अब यहाँ मैं फिर कंफ्यूज हो गया क्योंकि 837 तो नहीं है, यानी कि 834 होता होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 837 होता है। आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे 837 होता है या फिर 834 होता है। इस सवाल का जवाब आप लोग बताइएगा, 837 होता है या फिर 834 होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 83, द फुल नेम ऑफ PEAV। PEAV का फुल नाम क्या होता है। तो ये होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल। अब जो ये PEAV होता है ये आईसीएफ के अंदर PEAV का जो डाया होता है 8 mm होता है, यानी इस वाल का जो डाया होता है 8 mm होता है, और चौक डाया जिसको हम कहते हैं। और एलएचबी का जो होता है, एलएचबी का जो चौक डाया होता है वो 19 mm होता है। आईसीएफ का 8 mm होता है जबकि एलएचबी का 19 mm होता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 84, व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज्ड इन कोचिंग स्टॉक। कोचिंग स्टॉक में किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, के टाइप ब्रेक ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है कोचिंग स्टॉक के अंदर। सवाल नंबर 85, एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है। तो एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स होता है 2.5। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5। सवाल नंबर 86, सिक मेमो बुक क्या होता है, या फिर इनमें से कौन सा सिक मेमो बुक है। तो सिक मेमो बुक RS16 जो है ये सिक मेमो बुक होता है। अगर किसी गाड़ी का सिक करना होता है तो उसको RS16 में इस्तेमाल किया जाता है, RS16 बुक का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 87, टोटल नंबर ऑफ कॉइल स्प्रिंग
इन एन ऑल कॉइल फीएट बोगीज। जो फीएट बोगी होते हैं उसमें जो कॉइल स्प्रिंग होते हैं, कॉइल स्प्रिंग वाले फीएट बोगी में कॉइल स्प्रिंग की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए फीएट बोगी में सबसे पहले प्राइमरी सस्पेंशन, ये हमारा प्राइमरी सस्पेंशन हो गया, तो एक इनर एक आउटर, फिर यहाँ प्राइमरी सस्पेंशन एक इनर और एक आउटर, और फिर जो सेकेंडरी बोलिस्टर होता है यहाँ भी एक इनर और आउटर और इनर और आउटर। तो दो यहाँ पे, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10 और ये 12, टोटल 12। यानी कि एक ऐसा जो हमारा फीएट बोगी है जिसमें सारे कॉइल स्प्रिंग लगे हुए हैं, वहाँ पे एक बोगी में टोटल 12 कॉइल स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, 12 स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 88, कैपेसिटी ऑफ लगेज रूम ऑफ WLRRM। जो WLRRM होता है, इसका जो लगेज रूम होता है उसकी कैपेसिटी पूछी जा रही है, तो ये होता है 5 टन, 5 टन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 टन। अगला सवाल, सवाल नंबर 89, फुल फॉर्म ऑफ PLC। PLC का पूरा नाम क्या होता है। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इसका नाम होता है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्पीड को रिकॉर्ड करना, और इसी के बिहाफ पे CDTS काम करता है। यानी कि ये CDTS को बताता है कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, और उसके हिसाब से CDTS काम करता है। अब जो ये PLC होता है ये 24 वोल्ट DC से ऑपरेट होता है, 20 वोल्ट DC से ये ऑपरेट होता है, और इसके अंदर 8 इनपुट यानी 8 इनपुट और 4 आउटपुट होते हैं। ये भी सवाल आता है PLC में कितने इनपुट होते हैं, या फिर PLC में कितने आउटपुट होते हैं, या फिर PLC कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है, चलता है। तो यहाँ पे सिर्फ इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। और ये चलता है 24 वोल्ट DC से, जिसमें 8 इनपुट और 4 आउटपुट होते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिलेंडर इफ़ इट रेडियस इज 7 सेंटीमीटर और हाइट इन 8 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर होने पर उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, जो इंग्लिश क्वेश्चन है इसमें रेडियस दिया है, सिलेंडर का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ पे हिंदी में देखें तो सिलेंडर का व्यास 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो रेडियस यहाँ पे 7 है और हिंदी में व्यास है। तो जैसा कि क्वेश्चन पेपर में आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी सवाल में ऐसा डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश के बीच में, तो जो इंग्लिश में लिखा है वही माना जाएगा, हिंदी वाला नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस माना जाएगा, व्यास नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे एक सिलेंडर की बात हो रही है, मान लीजिए कि ये हमारा एक सिलेंडर है और ये हमारा जुड़ गया, और यहाँ पे अब हम रेडियस लेंगे, तो ये हमारा रेडियस हो गया, यहाँ से ये हमारा रेडियस हो गया। तो रेडियस कितना बताया जा रहा है, 7 cm बताया जा रहा है रेडियस, और जो इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारी हाइट हो गई, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो गई, तो ये 8 cm हाइट हो गया। अब इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो जो इसका वॉल्यूम का फार्मूला है, तो वो फार्मूला होता है πr², ठीक है। तो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा r है, रेडियस है 7 है, तो 7 × 7 यानी r² है, तो 7 × 7 कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी हाइट कितनी है, तो 8 है, तो गुणे यहाँ पे 8 कर देते हैं। तो यहाँ पे एक साथ कट गया। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब में आएगा, ठीक है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब ऑप्शन में देखिए 1232 कहाँ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ये ऑप्शन बी राइट आंसर है 1232। चलिए अगला सवाल, यदि ब्रेक पैड टियर स्थिति में खराब हो रहे हो तो सही कार्रवाई होगी। इफ़ द ब्रेक पैड आर वेयरिंग आउट इन टेपर कंडीशन द करेक्ट एक्शन विल बी। क्या हो करना चाहिए, करेक्ट एक्शन क्या होगा, अलाउ द ब्रेक पैड इज सेम कंडीशन में ब्रेक पैड को अलाउ कर देंगे, रिप्लेस द ब्रेक पैड इमीडिएटली, या फिर ब्रेक पैड को तुरंत हम बदल देंगे, रिप्लेस द ब्रेक कैलिपर यूनिट इमीडिएटली, या फिर हम ब्रेक कैलिपर को तुरंत बदल देंगे, या फिर इग्नोर इट। तो हम इग्नोर इट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इग्नोर इट, हम इसे इग्नोर कर देंगे। सवाल नंबर 92, द कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इन यार्ड फॉर एयर ब्रेक ट्रेन शुड बी चेंज विद द थिकनेस इज। जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होता है यार्ड में एयर ब्रेक वाले ट्रेन में, उसकी मोटाई कितनी होगी, तो हम उसे मतलब कितना पतला हो जाएगा तब हम उसे चेंज करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 mm। जब 10 mm घिस के 10 mm बच जाएगा तो हम उसको चेंज कर देंगे। सवाल नंबर 93,
व्हाट विल यू डू इफ़ हैंड ब्रेक अप्लाइड बट ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन। आप क्या करेंगे जब हैंड ब्रेक अप्लाइड हो लेकिन ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन शो कर रहा हो। तो यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, चेक द प्रेशर इन प्रेशर टैंक में प्रेशर चेक करेंगे, ठीक है, ये भी करना होगा। चेक द लीकेज ऑफ पार्किंग ब्रेक लाइन, ये भी करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। जो पार्किंग लाइन का जो ब्रेकिंग पार्किंग लाइन है उसका लीकेज चेक करना पड़ेगा। उसके बाद चेक द सेटिंग ऑफ केबल्स, ऑप्शन सी, ये भी सही है, हमें ये भी करना पड़ेगा। जो केबल्स है उनकी सेटिंग देखनी पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर कब, जब हम ब्रेक हैंड ब्रेक लगा देंगे उसके बाद भी ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन शो कर रहे हो तब। और ये किस में हो सकता है, ये एलएचबी में होगा, क्योंकि एलएचबी में ही ब्रेक इंडिकेटर होते हैं। हैंड ब्रेक लगाने के बाद जो हैंड ब्रेक का इंडिकेटर है, ब्रेक इंडिकेटर, उसको रेड हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार हैंड ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी इंडिकेटर ग्रीन शो करते हैं। और जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, यहीं कहीं आपका प्रॉब्लम रहेगा जिसको सॉल्व करना पड़ता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 94, डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील्स ऑफ एलएचबी कोच के इनर व्हील का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, कितना होता है। तो जो एलएचबी जो व्हील्स होते हैं, एलएचबी व्हील्स के इनर साइड का जो डिस्टेंस होता है वो 12,340 mm होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 12,340 mm। डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील्स ऑफ एलएचबी कोच के इनर व्हील्स के बीच की दूरी पूछी जा रही है, तो 12,340 mm होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 95, टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल आर्म ब्रैकेट बोल्ट इज, जो कंट्रोल आर्म का ब्रैकेट बोल्ट होता है उसके लिए कितने टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो 170 Nm टॉर्क की ज़रूरत होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 96, चेकिंग ऑफ एयर होज इज डन इन, जो एयर होज होता है उसको कब चेक किया जाता है, D1 शेड्यूल, D2 शेड्यूल, D1, D2, D3 तीनों शेड्यूल में, या सिर्फ D3 शेड्यूल में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो होस पाइप होते हैं एयर होस, उनको D1, D2 और D3 तीनों ही शेड्यूल में चेक किया जाता है। उसमें कोई क्रैक तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है, या फिर कोई टूट फूट तो नहीं है, या किसी तरह का डैमेज तो नहीं है। सवाल नंबर 97, ए पावर कार में कितनी ब्रेक डिस्क दी जाती है। हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन वन पावर कार, एक पावर कार में टोटल 8 ब्रेक डिस्क दी जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 98, ए स्क्वायर हैज़ ऑल इट्स एंगल इक्वल टू, एक स्क्वायर है, ये हमारा एक स्क्वायर है, इसके जो सारे एंगल हैं, ये कोण है, ये कितने बराबर होते हैं। तो सारे ये 90 डिग्री होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 90 डिग्री। सवाल नंबर 99, फ्रेज स्टॉक प्रीमियम रेक बीपीसी वैलिडिटी, जो फ्रेज स्टॉक होता है उसके जो प्रीमियम रेक होते हैं उसकी बीपीसी की वैधता कितनी होती है। तो 12 + 0.03 डेज, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 12 + 3 दिन। सवाल नंबर 100, परमिशिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम एक्सल ऑन बीजी वैगन बॉगी वैगन इज, बीजी बॉगी वैगन पर सेम एक्सल पर जो अनुमत नया पहिया ट्रेड व्यास भिन्नता है वो कितना होता है। तो ये होता है 0.5 mm, यानी एक ही एक्सल पे 2 डिस्क लगे हैं, इनके डाया में कितना अंतर हो सकता है मैक्सिमम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 0.5 mm। सवाल नंबर 101, व्हाट इज़ द लमसम अवार्ड गिवन फॉर पासिंग हिंदी स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन, और ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 3000। सवाल नंबर 102, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लमसम अवार्ड पेड फॉर पासिंग हिंदी प्रयाग एग्जाम हेल्ड बाय हिंदी टीचिंग स्कीम विद इंडिविजुअल एफर्ट, जो यहाँ पे प्राग परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं उसमें एक मुश्त पुरस्कार की राशि कितनी होती है। तो 2400 होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 103, हु इज़ द एडिशनल मुख्य राजभाषा अधिकारी ऑफ बेंगलुरु डिवीज़न, तो ये बेंगलुरु डिवीज़न का पेपर है, तो बेंगलुरु डिवीज़न के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे ADRM है। तो आज का ये वीडियो ख़त्म होता है, इतने सवाल जवाब थे, यहाँ पे सारे सवाल जवाब कंप्लीट हो गए। नीचे के 3 सवाल और थे जो कि पेज मिसमैच हो गया, नहीं मिल रहा है, तो वो 3-4 सवाल छोड़ दिए मैंने। बाकी पूरी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। ऐसी शानदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर इसमें एक आध ऑप्शन गलत हो सकता है कि गलती हो गई हो, तो कमेंट करके बताइएगा, जो सही आंसर होगा वो बताइएगा। ऊपर 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत कन्फ्यूज़न थे, जिसमें आंसर मेरे से भी नहीं हो पाया, तो कोशिश करिएगा कि आप लोग उनके आंसर्स और जो भी प्रॉब्लम थे वो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।